इंश्योरेंस कंपनी का क्योंकि साइज़ बहुत बड़ा होता है, तो जब भी वो कोई बाय या सेल करते हैं तो उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है मार्केट के अंदर। तो आई थिंक इस वजह से रिटेलर जो है वो काफ़ी इन्फ्लुएंस हो जाता है। बट इसके पीछे कोई और मोटिव होता नहीं सिवाय इसके कि क्योंकि अपसाइड्स जो हैं वो कम हो रही होती हैं या फिर कोई थीम इस तरह की इमर्ज हो रही होती है कि जिसकी वजह से फंडामेंटली स्विच करने का ध्यान बन रहा होता है। इंश्योरेंस कंपनीज के अंदर फ्लोर कोई डिटरमाइन नहीं होता। यू कैन कीप द इक्विटी एक्सपोजर एज लो एज 0% ऑल्सो, बट फ्लोर्स के अलावा जैसे सीलिंग होते हैं उसकी जो लिमिट्स हैं वो डिफाइंड होती हैं एससीसीपी की तरफ से। FY23 की जीडीपी ग्रोथ देखें हमारी तो वो बिल्कुल फ्लैटिश ही थी, कोई ग्रोथ नहीं था उसमें। और इन्फ्लेशन अगर हम देखें तो FY23 का एवरेज बहुत ही हाई, कोई 28-29% का था। तो इस वजह से ये जो फेज़ गुजरा है ये स्टैग्फ्लेशन का है। ये बड़ा ही कोई ट्रिकी फेज़ होता है किसी भी मुल्क के लिए, किसी भी मुल्क के पॉलिसी मेकर्स के लिए, क्योंकि वहाँ पे मुश्किल हो जाता है पॉलिसी मेकर्स के लिए कि वो फिर किस तरीके की पॉलिसी को अपनाएं। इसमें कोई शक नहीं है कि पॉसिबली वर्स्ट सिचुएशन जो हम इकोनॉमी की देख सकते थे वो हम शायद देख चुके हैं। इससे बुरा होपफुली ना हो, और लगता भी नहीं है कि होगा। यहाँ से चीज़ें इम्प्रूव ही करेंगी। इम्प्रूवमेंट का पेस जो है वो बड़ा स्लो हो सकता है, ये बड़ा देर पा हो सकता है, लेकिन यहाँ से चीज़ें इम्प्रूव ही करेंगे और ऑलरेडी करना शुरू कर चुकी हैं। रिटेल पार्टिसिपेंट्स हैं वो ये देख रहे होते हैं कि मार्केट ने ऑल टाइम हाई बना दिया। अब मार्केट ऑल टाइम हाई जो बनाती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि फिर अब वहाँ से मार्केट को नीचे ही आना होता है। मार्केट किसी एक ख़ास रेंज में नहीं चल सकती कि 40,000 से 50,000 ही चलेगी। 50,000 हो गया तो हाई हो गया, अब 40,000 हो गया तो बाय कर लिया। मार्केट बहुत सस्ती है तो हर सेक्टर के अंदर ही इससे पोटेंशियल मौजूद है। बिल्कुल कुछ सेक्टर ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं, कुछ सेक्टर कम हो सकते हैं, लेकिन अगर ओवर द 3 और 5 ईयर का आप होराइजन बनाएंगे तो एक एक करके सबकी कहीं ना कहीं बारी आ जाएगी और सभी इक्वली मोर और लेस चल के आपको रिटर्न दे देंगे। ऑन द सेम टाइम अगर हम देखें तो अभी रिसेंटली फार्मा कंपनीज को एक लेवरेज, एक कंफर्ट मिल रहा है फ्रॉम प्राइस इंक्रीज, क्योंकि बहुत अरसे से वो इस चीज़ का शिकार रहे हैं, विक्टिम रहे हैं कि वो प्राइसेस बढ़ा नहीं पा रहे थे, उनके मार्जिन शॉर्ट हो रहे हैं। अगर हम गोल्ड का रिटर्न देखें तो पिछले 10 सालों के अंदर गोल्ड का एनुअल जो रिटर्न है वो करीब कोई 17-18% के। लेकिन अगर हम इसको ब्रेक डाउन करें तो हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट एक नतीजा मिलेगा कि इसके अंदर जो गोल्ड का अपना जो रिटर्न है इंटरनेशनल गोल्ड प्राइसेस के हिसाब से वो कोई 6% के करीब है, जबकि उस 18% में से बाकी का जो 12% है वो करेंसी का रिटर्न है जो कि हमें गोल्ड की मद में मिल रहा होता है। अस्सलाम वालेकुम अली साहब, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक। आप बताइए, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है। अली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। लेट्स स्टार्ट विद माय बेसिक क्वेश्चन। अगर आप अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड शेयर कर दें एंड व्हाट लेड यू टू योर करंट रोल। बेसिकली जब मैं अंडरग्रेड कर रहा था इन द बीबीए तो आई वाज ऑलवेज प्लानिंग टू डू द मेजर्स इन मार्केटिंग। मुझे हमेशा मार्केटियर ही बनने का शौक था। बट मैंने इंटर्नशिप की एक ब्रोकरेज हाउस के अंदर और वहाँ से फिर मेरा पूरा करियर का पाथ चेंज हो गया एंड आई डिसाइडेड टू बिकम एन इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट। ड्यूरिंग माई इंटर्नशिप आई लर्न अबाउट दिस करियर अलॉट। वहाँ से मुझे पता लगा कि ये करियर जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी डायनेमिक है। इसमें जो कंटिन्यूस लर्निंग का एक एलिमेंट है कि हर वक्त आपको न्यूज़, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, लोकल एंड ग्लोबल न्यूज़ के ऊपर आपको ग्रिप रखनी होती है। आपको डिफरेंट कंपनीज और डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ को सीखने का इसके अंदर मौका मिलता है। तो वो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग एलिमेंट था। फिर एनालिटिकली आपको ये सारी न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन को लिंक करना होता है स्टॉक के साथ कि आप देख सकें इम्पैक्ट क्या आ रहा है उनके ऊपर। और फिर जो सबसे उसका मीनिंगफुल और सबसे जो फुलफिलिंग पार्ट है जॉब का कि आपको इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन देनी होती है, जो कि आपका फंड मैनेजर जो भी होता है या जो सीईओ होता है उसको आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं फ्रॉम योर रिकमेंडेशन अबाउट द स्टॉक्स। तो ऑल इन ऑल दिस वाज द प्रॉस्पेक्ट्स इन द करियर जिसकी वजह से मैं इसकी तरफ काफ़ी माइल हुआ और फिर मैंने अपना करियर जो है इस फील्ड में बनाया। अली साहब, आप काफ़ी देर से हैं इस फील्ड में माशाल्लाह। क्या आप बता सकते हैं कि ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ टाइम किस तरह आपकी जो इन्वेस्टिंग फिलॉसफी थी या इन्वेस्टिंग माइंडसेट था वो किस तरह इवॉल्व किया उसने, किस तरह चेंज आई उसमें? हाँ जी, बिल्कुल। मैं करियर का जो स्टार्ट मैंने बिल्कुल लिया था वो एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फर्म थी जो कि रिटायरमेंट फंड्स को ही पर्टिकुलरली टारगेट करती थी सिर्फ। तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का जो फिलॉसफी था वो इंटायरली डिफरेंट था।
जैसा कि हमने थियोरेटिकली सीएफएज में और जो वॉरेन बुफे का स्टाइल पढ़ा हुआ था लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का, उस तरीके का कुछ स्टाइल फॉलो किया जा रहा होता था, क्योंकि ऑब्वियसली रिटायरमेंट फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट टाइम का जो होराइजन है वो बहुत ही लंबा होता है। देन आई मूव टू अ म्यूचुअल फंड। वहाँ पे इन्वेस्टमेंट होराइजन डिफरेंट होता है, वहाँ पे रिटेलर्स का फोकस काफ़ी ज़्यादा होता है। वहाँ पे क्वार्टर बेसिस के ऊपर, अर्निंग्स के ऊपर इस तरीके से ध्यान बना करके इन्वेस्टमेंट्स करना पड़ रहा होता है, क्योंकि सभी लोग आपस में इस तरीके से compete कर रहे होते हैं। तो वहाँ का इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी रिलेटिवली थोड़ा डिफरेंट था, थोड़ा ड्यूरेशन का जो था वो शॉर्टर था। देन आई अगेन जॉइंड अनदर इंडस्ट्री विच इज़ द इंश्योरेंस इंडस्ट्री। यहाँ का अगेन टाइम होराइजन थोड़ा बड़ा होता है रिलेटिवली। तो अब यहाँ की जो इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी है वो रिलेटिवली लॉन्गर है, रिलेटिवली मोर ऑन द फंडामेंटल्स एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बेसिस के ऊपर की जा रही होती है। तो इस तरीके से ओवर द पीरियड ये इवॉल्व होती रही। मैं मार्केट में देखता हूँ कि अ लॉट ऑफ टाइम जब इंश्योरेंस से सेल या बाय होती है तो जो अदर मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं उनको टोटली समझ नहीं आती उसकी। तो आप किस तरह देखते हैं जो एक नॉर्मल इन्वेस्टर्स हैं या जो कि इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनमें अगर बेसिक डिफरेंस बता पाएँ आप तो? देखिए प्रीटी मच आई थिंक अक्रॉस द बोर्ड स्टाइल सिमिलर ही होता है कि वैल्यूएशन की जाती है इंटरनली हर कंपनी की। और जब देखते हैं कि स्टॉक प्राइस उस इंट्रिंसिक वैल्यू के करीब आ चुका है, यानी कि अपसाइड कम हो चुकी है, तो फिर उस स्टॉक को ट्रिम किया जा रहा होता है या बेचा जा करके कम्प्लीटली एग्जिट किया जा रहा होता है। कभी कभार ऐसा होता है कि किसी स्टॉक के अंदर अपसाइड मौजूद भी होती है तब भी उसको ट्रिम किया जाता है, क्योंकि दूसरे स्टॉक्स के अंदर बेहतर अपसाइड नज़र आ रही होती है और फिर वहाँ पे स्विच किया जा रहा होता है। आपका पॉइंट सही है कि इंश्योरेंस कंपनी का क्योंकि साइज बहुत बड़ा होता है, तो जब भी वो कोई बाय या सेल करते हैं तो उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है मार्केट के अंदर। तो आई थिंक इस वजह से रिटेलर जो है वो काफ़ी इन्फ्लुएंस हो जाता है। बट इसके पीछे कोई और मोटिव होता नहीं सिवाय इसके कि क्योंकि अपसाइड्स जो हैं वो कम हो रही होती हैं, या फिर कोई थीम इस तरह की इमर्ज हो रही होती है कि जिसकी वजह से फंडामेंटली स्विच करने का ध्यान बन रहा होता है। और मेरा ख्याल है जैसे म्यूचुअल फंड्स में आती है विथड्रॉल वगैरह आते हैं वो तो इंश्योरेंस में नहीं होते क्योंकि इंश्योरेंस में नॉर्मली लॉन्ग टर्म लाइफ इंश्योरेंस सेविंग इस तरह की चीज़ें होती हैं। जी, कैश फ्लोस काफ़ी सस्टेनेबल से होते हैं इंश्योरेंस कंपनीज के अंदर। रेगुलर बेसिस के ऊपर जो प्रीमियम्स हैं, पॉलिसीज जो ऑलरेडी इंटैक्ट हैं, उनके आते ही रहते हैं। तो यूजुअली इस तरीके की बहुत ही हैफ्टी रिडेम्पशन जिस तरीके से म्यूचुअल फंड में होती है, उस तरीके से यूजुअली इंश्योरेंस कंपनीज के अंदर नहीं हो रही होती, बिल्कुल ऐसा ही। एंड इंश्योरेंस कंपनीज के लिए भी कोई लिमिट्स होती हैं जैसे म्यूचुअल फंड्स को मस्ट कीप एक्विटीज एंड कैश इस तरह उनकी एक लॉ भी है। तो इंश्योरेंस कंपनीज के लिए भी है इस तरह एक पोर्टफोलियो की डाइवर्सिफिकेशन? जी, इंश्योरेंस कंपनीज के लिए जो पॉलिसीज हैं वो भी एचसीसीपी गवर्न कर रहा होता है, लेकिन वो रिलेटिवली काफ़ी फ्लेक्सिबल है। इंश्योरेंस कंपनीज के लिए जो सीलिंग है वो लेवल्स तो डिफाइंड है, लेकिन कोई फ्लोर डिफाइंड नहीं है। अब जैसे म्यूचुअल फंड के जो इक्विटी फंड्स होते हैं उसके अंदर उनको बेयर मिनिमम आई बिलीव कोई 70% का एक्सपोजर आई थिंक मेंटेन करना होता है, एंड अप टू वो 99 या 100% तक भी जा सकते हैं। इंश्योरेंस कंपनीज के अंदर फ्लोर कोई डिटरमाइन नहीं होता, यू कैन कीप द इक्विटी एक्सपोजर एज लो एज 0% ऑल्सो। बट फ्लोर्स के अलावा जैसे सीलिंग होते हैं उसकी जो लिमिट्स हैं वो डिफाइंड होती हैं एससीसीपी की तरफ से। तो फॉर एग्जांपल अगर एक बैलेंस फंड है हमारा तो उसके अंदर बाय एससीसीपी रेगुलेशन वी कैन नॉट एक्सीड इक्विटी एक्सपोजर मोर देन 50%। और अगर हमारा अग्रेसिव फंड है तो उसके अंदर वी कैन नॉट एक्सीड द इक्विटी एक्सपोजर मोर देन 90%। सही। मेरे ख्याल में म्यूचुअल फंड में इक्विटीज के लिए फ्लोर है अराउंड 40% या इस तरह वो नहीं सेल कर सकते कंप्लीट, जीरो पे शायद नहीं जा सकते वो। अच्छा, एक आजकल मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, माय एवरी पॉडकास्ट हैज़ दैट वन क्वेश्चन कि हमारी इकोनॉमी की आजकल हालत क्या है? हाउ हाउ डू यू सी इट फ्रॉम योर आईज, फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव? आई थिंक करंटली बिल्कुल इस वक्त जो इकोनॉमी की हालत है वो स्टैगफ्लेशन का एक टर्म यूज़ होता है इकोनॉमी के अंदर। तो आई थिंक उस फेज से हमारी इकोनॉमी गुजर रही है। स्टैगफ्लेशन जो है वो दो टर्मिनोलॉजी से मिल करके बना हुआ है, स्टैग्नेशन और इन्फ्लेशन। तो जब इकोनॉमी किसी ऐसे फेज से गुजर रही हो कि जब जीडीपी ग्रोथ स्टैग्नेंट हो चुकी हो और इन्फ्लेशन भी बहुत हाई चल रही हो, तो ऐसा फेज जो है वो स्टैगफ्लेशन का कहलाता है। अगर हम FY23 की जीडीपी ग्रोथ देखें हमारी, तो वो बिल्कुल फ्लैटिश ही थी, कोई ग्रोथ नहीं था उसमें। और इन्फ्लेशन अगर हम देखें तो FY23 का एवरेज बहुत ही हाई, कोई 28-29% का था। तो इस वजह से ये जो फेज़ गुजरा है ये स्टैगफ्लेशन का है। ये बड़ा ही कोई ट्रिकी फेज़ होता है किसी भी मुल्क के लिए, किसी भी मुल्क के पॉलिसी मेकर्स के लिए, क्योंकि वहाँ पे मुश्किल हो जाता है पॉलिसी मेकर्स के लिए कि वो फिर किस तरीके की पॉलिसी को अपनाएं।
क्योंकि अगर ग्रोथ स्टेगनेंट है तो वहाँ पे एक्सपेंशनरी पॉलिसी हेल्प करती है ग्रोथ को स्पर करने के लिए। लेकिन ऑन द सेम टाइम इन्फ्लेशन भी बहुत हाई चल रही है, तो वहाँ पे आपको टाइटर पॉलिसी लेकर के चलना पड़ता है। तो ये एक बड़ा ही ट्रिकी डिलेमा हो जाता है पॉलिसी मेकर्स के लिए। हमारे मुल्क में हाउएवर पॉसिबली ये काफ़ी आसान था डिसीजन लेना कि टाइटर मॉनेटरी पॉलिसीज़ और टाइटर फिस्कल पॉलिसीज़ के अलावा कोई और शायद हल या ऑप्शन था भी नहीं हमारे पास। क्योंकि अगर हम देखें 2 साल पहले तो हम एक आईएमएफ प्रोग्राम में थे, जो कि किसी पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस की वजह से डिस्टर्ब हो गया। अब वो जैसे जैसे डीरेल होता गया वैसे वैसे हमारे मुल्क के ऊपर डिफ़ॉल्ट का जो कंसर्न है वो तेज़ी से बढ़ता गया। उसके बढ़ने की वजह से हुआ ये कि हमारे रिजर्व पे और हमारे डिफ़ॉल्ट पे जब कंसर्न्स बढ़े तो करेंसी बहुत ही शार्पली डिवैल्यू होना शुरू हो गई। हमने देखा 2 सालों के अंदर करेंसी लगभग कोई डबल हो गई हमारी। 100% से डिवैल्यू हो गई, कोई 150 इश के लेवल से 300 के करीब आ गई थी, इस वक्त जो 280 के ऊपर है। जिसकी वजह से बहुत हाई इन्फ्लेशन हुई, और फिर उसको काउंटर करने के लिए जब हमने टाइटनिंग मेजर्स लिए तो फिर हमारी ग्रोथ भी काफ़ी कर्टेल हो गई। तो आई थिंक करंटली ये वो सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से स्टैगफ्लेशन चल रही है। अगर हम जनरली ब्रॉडर व्यू में हमारी इकोनॉमी को देखें तो हमारी इकोनॉमी के अंदर यूजुअली दो मसले रहते हैं, ये ट्विन डेफिसिट जिसको हम कहते हैं, कि फिजिकल साइड पे भी हम खसारे में रहते हैं और एक्सटर्नल साइड पे भी हम खसारे में रहते हैं। और आई थिंक ये जो दो मसले हमारी इकोनॉमी के साथ बहुत अरसे से चल रहे हैं, डेकेड से चलते हुए आ रहे हैं परसिस्टेंटली, उसका आई थिंक रीज़न यही है कि हमने हमेशा क्विक फिक्सेस की तरफ ही रुझान रखा है इनको रिजॉल्व करने के लिए, बजाय ये कि इसका कोई लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल स्ट्रक्चरल चेंजेस करके सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। जब भी फिजिकल का खसारे को हमें मीट करना हुआ है तो हमने टैक्सेस बढ़ा दिए हैं, बजाय ये कि हम टैक्स नेट बढ़ाते हैं, उसका टैक्स बेस बढ़ाने के ऊपर काम करते हैं। हमारा जब भी ट्रेड डेफिसिट का इशू आया है तो बजाय बावजूद इसके कि हमारी कोई 27-28 अरब डॉलर की सालाना रेमिटेंसेस भी आती हैं, पर वो ट्रेड डेफिसिट का नंबर इतना बड़ा होता है कि करंट अकाउंट खसारे में ही रहता है। तो बजाय ये कि हम ट्रेड डेफिसिट पे काम करते हैं, हम उसको प्लग करने के लिए फॉरेन लोन ही लेते रहते हैं, और उससे हमारा काम चलता रहता है, और वो फॉरेन लाइबिलिटी हमारी बढ़ती बढ़ती ग्रो ही करती जा रही है पिछले काफ़ी अर्से के अंदर। आई थिंक ये हमारे कुछ इश्यूज है इकोनॉमी के अंदर, और जब तक इन पे कोई काम नहीं होगा आई थिंक ये मसले मोर और लेस कभी कम कभी ज़्यादा लेकिन होते हैं और चलते ही रहेंगे। और अभी आप जो हमारा इकोनॉमिक ट्रेंड है लिल बिट सस्टेनेबिलिटी की तरफ या लिल बिट प्रोग्रेस हो रही है इसमें, तो हाउ डू यू सी दिस प्रोग्रेस गोइंग फॉरवर्ड? आपको लगता है कि हम वो जो एक बस्ट का साइकिल है, आप भी उसी की तरफ शायद इशारा कर रहे हैं, जो हमारे बूम एंड बस्ट के साइकिल हैं, तो अभी हम क्या बस्ट से निकल रहे हैं, बूम की तरफ जा रहे हैं? आपको ये जो इकोनॉमिक ट्रेंड है ये किस तरह नज़र आता है, और स्पेशली जो हम इन्वेस्टर्स हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, इससे किस तरह फ़ायदा उठा सकते हैं? देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि पॉसिबली वर्स्ट सिचुएशन जो हम इकोनॉमी की देख सकते थे वो हम शायद देख चुके हैं। इससे बुरा होपफुली ना हो, और लगता भी नहीं है कि होगा। यहाँ से चीज़ें इम्प्रूव ही करेंगी। इम्प्रूवमेंट का पेस जो है वो बड़ा स्लो हो सकता है, ये बड़ा देर पा हो सकता है, लेकिन यहाँ से चीज़ें इम्प्रूव ही करेंगी और ऑलरेडी करना शुरू कर चुकी हैं। अगर हम देखें, जैसे मैं अभी आपको बता रहा था कि इन्फ्लेशन 29% थी FY23 की, और मई के अंदर 38% का कोई हाई बनाया था इन्फ्लेशन ने, तो अब वो कोई 21-22% की रेंज में आ चुकी है। और गोइंग फॉरवर्ड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब कोई 18-19% की इन्फ्लेशन आगे कोई 3-4 महीनों में रह सकती है। तो इसी तरीके से जीडीपी का भी नंबर अगर हम देखें तो FY23 में फ्लैट था, अब वो इम्प्रूव होना शुरू हो गया। अब क्वार्टरली जीडीपी इसके नंबर आ रहे हैं, तो हमें नज़र आ रहा है कि फर्स्ट क्वार्टर के अंदर 2% का जीडीपी ग्रोथ था, फिर सेकंड क्वार्टर में 1% का ग्रोथ था। तो आई बिलीव FY24 का कोई 2% का जीडीपी ग्रोथ का नंबर कहीं हम लॉक इन कर पा रहे होंगे। तो फ्रॉम 0 to 2% जीडीपी ग्रोथ, फ्रॉम हाई इन्फ्लेशन टू नाउ लो इन्फ्लेशन, मॉनेटरी ईजिंग अब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि होपफुली वो किक इन हो सकती होगी। फिर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ चुकी हुई है, गवर्नमेंट बन चुकी हुई है, मिनिस्ट्रीज बढ़ चुकी हैं, चीज़ें नॉर्मली फंक्शन करना शुरू कर चुकी हैं गवर्नमेंट बेसिस के ऊपर। तो आई थिंक चीज़ें तो रिलेटिवली बेहतर ही हो रही हैं, क्योंकि पास में ये सारी चीज़ें इससे रिलेटिवली बुरी ही थी। हाउएवर बूम जो साइकिल होता है या जो ग्रोथ फेज होता है, वो उस तरीके से शायद इस वक्त बहुत जल्दी ना आ पाए जिस तरीके से हमने पास में देखा है कि जीडीपी ग्रोथ 4-5% तक पहुंच गई थी। वो बहुत मुश्किल होगा इस वक्त। आई थिंक मॉनेटरी ईजिंग भी जो होगी वो भी शायद बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव नहीं होगी, क्योंकि जैसे इंटरेस्ट रेट बहुत शार्पली कटना शुरू हो जाएंगे अगर, तो फिर डिमांड किक इन होएगी, और डिमांड किकिंग होने से इम्पोर्ट बिल तेज़ी से बढ़ना शुरू होगा, और फिर रिजर्व कम होंगे, करेंसी डिवैल्यू होगी, और इन्फ्लेशन का दोबारा एक साइकिल आ जाएगा। आई थिंक दैट इज़ समथिंग जो हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि एक स्टेबल इन्फ्लेशन का थोड़ा लंबा पीरियड रहे,
बजाय ये कि फिर फ़ौरन से साइकिल नीचे आकर के फिर ऊपर हो जाए इन्फ्लेशन। अभी आपको हमारी स्टॉक मार्केट कैसी लगती है? काफ़ी इसने अच्छा परफॉर्म भी किया है और आगे भी इसके जो परफॉर्मेंस लग रही है वो बेहतर ही लग रही है। लेकिन कुछ हमारा कल्चरल डायनामिक्स भी हैं कि हमारी जो नेशन है वो साजिशी थ्योरीज पे काफ़ी बिलीव करती है। तो जब मार्केट की अच्छी परफॉर्मेंस की बात करें, टेक्निकल एनालिसिस उनके साथ शेयर करें, और बहुत सारे रिसर्च हाउसेस की रिपोर्ट्स भी हैं कि मार्केट 85,000 या अबव जा सकती है। मैंने बहुत सारे एक्सपर्ट से ये सवाल पूछा और मोस्टली सब ने ये एग्री किया कि मार्केट के जो वैल्यूएशंस हैं वो बहुत ज़्यादा लो हैं, तो चांसेस हैं मार्केट ऊपर जाएगी। तो आप मार्केट की परफॉर्मेंस को और आने वाले दिनों में जो इसका ट्रेंड है उसको किस तरह देखते हैं? देखिए बिल्कुल आपने सही जगह पे पॉइंट रेस किया कि मार्केट के अंदर जो अक्सर जो मैसेस हैं, जो रिटेल पार्टिसिपेंट्स हैं, वो ये देख रहे होते हैं कि मार्केट ने ऑल टाइम हाई बना दिया। अब मार्केट ऑल टाइम हाई जो बनाती है तो उसका मतलब ये नहीं है कि फिर अब वहाँ से मार्केट को नीचे ही आना होता है। मार्केट किसी एक खास रेंज में नहीं चल सकती कि 40,000 से 50,000 ही चलेगी। 50,000 हो गया तो हाई हो गया, अब 40,000 हो गया तो बाय कर लिया। मार्केट के पीछे बहुत सारी कंपनीज हैं, उन कंपनीज के मार्केट कैपिटलाइजेशन से मिलकर के केसी 100 बनता है। उन सारी कंपनीज की अपनी प्रॉफिटेबिलिटी होती है जो कि बदस्तूर बढ़ती हुई ही जा रही है। तो अगर उन कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती हुई जा रही है तो उनका जो रिस्पेक्टिव प्राइसेस है वो भी बढ़ता हुआ ही जाएगा। और जब प्राइसेस बढ़ता हुआ जाएगा तो मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी केसी 100 इंडेक्स के जो पॉइंट्स है वो बढ़ते ही रहेंगे, यानी ऑल टाइम हाई जो है वो हर गुजरते क्वार्टर्स और सालों के साथ नए बनते ही जाएंगे। इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं होनी चाहिए, ना कि उसको ये समझ लेना चाहिए कि अगर ऑल टाइम हाई बनते जा रहे हैं तो अब मार्केट महंगी होती जा रही है। आई थिंक जो बात की जा रही है कि 80,000 या इवन 85,000 की भी बातें कर रहे हैं, तो इस पे मैं ये कमेंट तो नहीं कर सकता कि 85,000 ज़्यादा सही नंबर है या 80,000 ज़्यादा सही नंबर है, लेकिन मैं ये ज़रूर कमेंट कर सकता हूँ कि डिस्पाइट के 70% से मार्केट चल चुकी है पिछले 9 महीने के अंदर, 40,000 पॉइंट से चल करके 70,000 पॉइंट पे बात आ चुकी है। आई थिंक स्टिल मार्केट के अंदर काफ़ी रूम मौजूद है, वैल्यूएशन वाइज, अपसाइड वाइज। और अगर कोई फ्रेश बंदा अभी भी कोई एक्सपोजर बनाना चाहे तो वो ये सोच के डरे ना कि मार्केट बहुत चल चुकी है, अभी भी मार्केट के अंदर पोटेंशियल मौजूद है। उसको गेज करने के काफ़ी सारे तरीके हो सकते हैं, जिसमें से एक दो तरीका मैं ब्रॉडली बहुत आसान तरीके से अगर मैं आपको बताऊं, तो जैसे कि मैं भी आपको प्रॉफिटेबिलिटी परस्पेक्टिव से बता रहा था, तो मार्केट का एक प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल होता है जो मार्केट का एक तरीका होता है गेज करने का कि वो किस लेवल के ऊपर है, कितनी महंगी है, कितनी सस्ती है। तो मार्केट इतनी चल जाने के बाद भी अगर आज 5 के नीचे के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे है तो इसका मतलब है मार्केट स्टिल अट्रैक्टिव है, क्योंकि हमारी केसी 100 का ही लॉन्ग टर्म हिस्टोरिकल जो एवरेज है पीए का, वो कोई 8 साढ़े 8 के करीब करीब रहता है। अगर आप रीजन के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल से भी कंपेयर करेंगे दूसरे मुल्कों के, तो वहाँ से भी आपको रियलाइज होगा कि हमारी मार्केट अभी भी काफ़ी सस्ती है। फिर 5 का मल्टीपल अगर है तो वो ऑलरेडी इंप्लाई कर रहा होता है कि काफ़ी अट्रैक्टिव अर्निंग यील्ड के ऊपर मार्केट ट्रेड कर रही है, करीब 20% का कोई अर्निंग यील्ड बन जाता है इसके ऊपर। अगर आप डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक्स इस वक्त देखें जो कि ब्लू चिप सेफ स्टॉक्स होते हैं, तो वो भी आपको ऐसे 7 8 स्टॉक 10 स्टॉक्स के करीब मिल जाएंगे, जिसका अगर आप मिलकर के एक पोर्टफोलियो बनाएं तो आप आराम से कोई 17 18% की एवरेज डिविडेंड यील्ड का पोर्टफोलियो बना सकते हैं, जो कि बेहतर है कंपेयर टू फिक्स्ड इनकम। अगर आप यहाँ से 3 साल का या 5 साल का होराइजन बनाते हैं तो इट विल बी वेरी सेफ टू से कि आप फिक्स्ड इनकम के रिटर्न्स को इस डिविडेंड यील्डिंग पोर्टफोलियो से इजीली बीट कर पाएंगे। अभी मैं इसके अंदर रिस्क का, ग्रोथ स्टॉक्स का, कैपिटल अपसाइड का एलिमेंट तो शामिल ही नहीं कर रहा, जो कि फर्दर इसके अंदर अपसाइड क्रिएट कर सकता है। तो आई थिंक मार्केट के अंदर बिल्कुल पोटेंशियल है अभी यहाँ से भी, डिस्पाइट कितनी रैली कर चुका है। और जो लोग अभी बाहर बैठे हुए हैं, आपके ख्याल में कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि स्टिल अट्रैक्टिव हैं? आई थिंक क्योंकि मार्केट बहुत सस्ती है तो हर सेक्टर के अंदर ही इसका पोटेंशियल मौजूद है। बिल्कुल कुछ सेक्टर ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं, कुछ सेक्टर कम हो सकते हैं, लेकिन अगर ओवर द 3 और 5 ईयर का आप होराइजन बनाएंगे तो एक एक करके सबकी कहीं ना कहीं बारी आ जाएगी और सभी इक्वली मोर और लेस चल के आपको रिटर्न दे देंगे। हैविंग सेड दैट, कुछ थीम्स को आप मद्देनजर रख करके अपनी कुछ स्ट्रेटजीज पे भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मॉनेटरी ईजिंग की थीम इस वक्त इमर्ज होती हुई नजर आ रही है। अगले कुछ महीनों से हम देखेंगे कि कहीं इंटरेस्ट रेट कटना शुरू हो जाएंगे होपफुली, और साल के आखिर में 17 18% पे शायद दिसंबर तक कहीं इंटरेस्ट रेट आ जाएंगे, तो हम कोई 400 500 बिप इंटरेस्ट रेट कट की बात कर रहे हैं। अब अगर इस इंटरेस्ट रेट कट की थीम को अगर आप लेकर के चलें तो आप इस हिसाब से अपना पोर्टफोलियो डिज़ाइन कर सकते हैं कि पॉसिबली आप हाईली लेवरेज स्टॉक जो हैं उनको टारगेट करें, क्योंकि हाईली लेवरेज स्टॉक्स सबसे ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करते हैं इंटरेस्ट रेट कटने के सिनेरियो के अंदर।
क्योंकि यूजुअली वो सिक्लिकल स्टॉक्स भी होते हैं, तो जब इंटरेस्ट रेट कटता है, डिमांड पिकअप होती है, तो उनको बहुत फ़ायदा होता है। सेकेंडली, क्योंकि उनका लेवरेज बहुत ज़्यादा होता है, तो उनकी फाइनेंस कॉस्ट जो इंटरेस्ट एक्सपेंस होता है वो कम होना शुरू हो जाता है, तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो एक्सपेंड होना शुरू हो जाती है। तो ऑल इन ऑल इन रीजंस की वजह से इस तरह के जो लेवरेज सेक्टर्स हैं, जो कि सीमेंट सेक्टर्स हो सकते हैं, स्टील सेक्टर्स हो सकते हैं, और किसी सेक्टर के अंदर भी कोई हाईली लेवरेज कंपनी हो सकती है, उनको पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाया जा सकता है। आई थिंक इसके अलावा हाई डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक्स को भी पोर्टफोलियो में शामिल इस वजह से किया जा सकता है, क्योंकि अगर आज आप कोई 17-18% डिविडेंड यील्डिंग का एक पोर्टफोलियो बनाते हैं, और अगर आप देखते हैं कि 3 महीने का जो टी बिल का पर्चा है वो आपको 21% दे रहा होता है, तो आज से 6 महीने के बाद वही टी बिल जो है वो आपको शायद 18-17% देना शुरू कर देगा, और 1 साल के बाद कहीं शायद हो सकता है 16% देना शुरू कर देगा। तो फिर वो 1 साल के बाद जो डिविडेंड यील्डिंग आपका पोर्टफोलियो होगा वो बहुत अट्रैक्टिव मालूम होना शुरू हो जाएगा, और फिर वो आप ही को नहीं, वो सबको अट्रैक्टिव लगेगा, और फिर सब उसमें जब इन्फ्लो आना शुरू होगा तो उसका प्राइस बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो अगर आज आपने उसमें पोजीशन बना रखी होगी, तो फिर आपको एक तो डिविडेंड यील्डिंग का फ़ायदा होगा, फिर कैपिटल अपसाइड भी वहाँ से आप इंजॉय कर सकेंगे। लास्टली एक एनर्जी रिफॉर्म्स का भी एक थीम इमर्ज हो रहा है। अभी आपने देखा होगा कि बहुत तेज़ी से गैस प्राइसेस बढ़े हैं, बहुत तेज़ी से बिजली के दाम बढ़े हैं। सर्कुलर डेट को रिजॉल्व करने की कोशिश की जा रही है। अगर सर्कुलर डेट जो ऑलरेडी पाइल्ड अप है उसको क्लियर नहीं भी करते, तो कम से कम हमें इस चीज़ का काफ़ी हद तक कंफर्ट मिल चुका है कि फर्दर सर्कुलर डेट जो है वो यहाँ से पाइल अप नहीं हो रहा होगा। तो इन चीज़ों को अगर आप मद्देनज़र रख के एक पोर्टफोलियो डिज़ाइन करें, तो एनर्जी की जो कंपनीज़ है वो काफ़ी बेनिफिशियल हो सकती हैं यहाँ से, चाहे वो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन की कंपनीज़ हों या ओ हों, या फिर कुछ पावर कंपनीज़ भी हो सकती हैं। हर वो कंपनी जो सर्कुलर डेट का पार्ट है उसको इस थीम से फ़ायदा हो सकता है। तो आई थिंक इन्हीं स्ट्रेटजीज करीब करीब भी आप कहीं अपना पोर्टफोलियो डिजाइन कर सकते हैं। हाउ डू यू सी आवर फार्मा सेक्टर, ये भी लेवरेज्ड है? अच्छा, फार्मा सेक्टर बिल्कुल काफ़ी मिक्स्ड किस्म का इसका जो है वो क्लासिफिकेशन होती है। वो एट द सेम टाइम सिक्लिकल भी होता है, एट द सेम टाइम नॉन सिक्लिकल भी एक तरीके से हो जाता है। नॉन सिक्लिकल तो वो है ही बाय द नेचर ऑफ डिमांड, क्योंकि उसके वॉल्यूम्स इम्पैक्ट नहीं होते, बड़ा प्राइस इन इलास्टिक प्रोडक्ट होता है उनका। अगर आप बीमार हो, आपने वो चीज़ें लेनी ही लेनी होती, चाहे जो भी उसका प्राइस हो जाए। बट ऑन द सेम साइड इसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी होती है वो काफ़ी वॉलेटाइल होती है। जिस तरीके का हमारी इकोनॉमी के अंदर एक स्ट्रक्चर बना हुआ है कि इन्फ्लेशन का एक ख़ास हिस्सा ही जो है वो पास ऑन कर सकते हैं वो प्राइसेस के अंदर। तो जब कभी भी बहुत शार्प डिवैल्यूशन होगा, तो क्योंकि वो उस लेवल तक इन्फ्लेशन को पास ऑन अपने प्राइसेस में नहीं कर सकते कि उनका मार्जिन इंटैक्ट रहे, तो वो हमेशा उनकी प्रॉफिटेबिलिटी और मार्जिन हर्ट होंगे। तो एट द सेम टाइम उनके वॉल्यूम्स इंटैक्ट है, लेकिन उनकी प्रॉफिटेबिलिटी हर्ट हो जाएगी अगर इकोनॉमी अपने बुरे फेज से गुजर रही होगी। अभी जिस फेज के अंदर हमारी इकोनॉमी है, क्योंकि जो लेवरेज फार्मा कंपनीज हैं उनको फ़ायदा होगा इन टर्म्स ऑफ डिक्लाइनिंग इंटरेस्ट रेट्स। ऑन द सेम टाइम अगर हम देखें तो अभी रिसेंटली फार्मा कंपनीज को एक लेवरेज, एक कंफर्ट मिल रहा है फ्रॉम प्राइस इंक्रीज, क्योंकि बहुत अरसे से वो इस चीज़ का शिकार रहे हैं, विक्टिम रहे हैं कि वो प्राइसेस बढ़ा नहीं पा रहे थे, उनके मार्जिन शॉर्ट हो रहे थे। तो फ्रॉम गोइंग फॉरवर्ड अगर उनके प्राइसेस बढ़ पाते हैं, जैसा कि अभी नज़र आ रहा है, पॉसिबली बढ़ जाएंगे, और इंटरेस्ट रेट भी इवेंचुअली कम होते हैं, तो डिमांड साइड पे तो वैसे भी कभी कोई इशू उनको था नहीं, तो फिर उनकी प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी तेज़ी से रिकवर कर सकती है, और फिर स्टॉक भी इवेंचुअली काफ़ी तेज़ी से रिकवर कर जाएंगे। मैंने रिसेंटली एक पॉडकास्ट की है विद मतियस फ्रॉम तुंड्रा। सो उनका भी कहना था कि जो हमारा फार्मा सेक्टर है, हेल्थ केयर, इसने कुछ इतनी परफॉर्मेंस शो नहीं की, स्प्रेस्ड ही रहा है, और टेक सेक्टर भी काफ़ी नीचे ही है। तो आपका व्यू क्या है हमारे टेक सेक्टर की तरफ, क्योंकि इसने कोविड के दौरान, कोविड के बाद जैसे सिस्टम लिमिटेड जैसी कंपनीज हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। अभी बहुत सारे लोग पूछ रहे होते हैं सोशल मीडिया पे कि हमारा टेक जो सेक्टर है ये क्यों नहीं चल रहा। तो आपके ख्याल में आने वाले दिनों में टेक सेक्टर किस तरह बिहेव कर सकता है, क्योंकि करेंसी की फ्लक्चुएशन तो अभी काफ़ी देर से नहीं हुई, लेकिन इसने कुछ साइडवेज ही शो कर रहा है ये अपना ट्रेंड। टेक को अगर हम देखें ओवरऑल सेक्टर को, तो उसकी परफॉर्मेंस काफ़ी म्यूटेड रही है। KC 100 को उसने अंडर परफॉर्म ही किया है, नो डाउट अबाउट इट। और वो उसके कुछ रीजंस वैलिड भी थे जिसकी वजह से वो अंडर परफॉर्म कर रहा था, स्पेशली अगर हम सिस्टम्स की बात करें, तो सिस्टम्स का जो फंडामेंटली परफॉर्मेंस थी प्रॉफिटेबिलिटी की, वो थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग रही है। एक्चुअली फंडामेंटली उसका रीज़न ये है कि उसको ह्यूमन रिसोर्स की हायरिंग जो है वो अब्रॉड से करनी पड़ रही, जो कि पहले वो पाकिस्तान से ही करता था, जो उसको काफ़ी सस्ती पड़ती थी।
तो उसकी वजह से उसके मार्जिन पे कुछ हिट आई है और प्रॉफिट्स पे हिट आया है, तो जिसकी वजह से सिस्टम्स का थोड़ा सा परफॉर्मेंस जो है वो बुरा रहा है. हैविंग सेड दैट, स्टॉक इज गुड, द स्टोरी इज वेरी ग्रेटली इंटैक्ट इन द स्क्रिप्ट. सेकेंडली, अगर इकोनॉमी के अंदर कभी भी डिवैल्यूएशन होती है तो आई थिंक उसके लिए बहुत फेवरेबल रहता है ये स्टॉक. तो आपके पोर्टफोलियो में इसकी गुंजाइश हमेशा बनती ही है. बहुत अच्छा कोरिलेशन रहता है दूसरे स्टॉक्स के साथ आपके पोर्टफोलियो के अंदर. फॉर इंस्टेंस कि अगर आपने मॉनेटरी ईजिंग की थीम के साथ एक अपना पोर्टफोलियो बना करके रखा हुआ है कि जब डिमांड पिकअप होगी, इंटरेस्ट रेट्स कम होंगे, तो आपका सीमेंट, सिक्लिकल्स और दूसरे सेक्टर्स के जो स्टॉक्स हैं वो अच्छा परफॉर्म करेंगे, मार्केट अच्छा चलेगी. बट अगर किसी वजह से आपके थीसिस डीरेल हो जाता है और करेंसी फिर डिवैल्यू हो जाती है, तो उस केस में भी आप एक तरीके से हेज रहते हैं इस तरह के स्टॉक जब आपके पोर्टफोलियो में होते हैं तो. अच्छा, इसी से मेरा अगला क्वेश्चन है अबाउट डाइवर्सिफिकेशन. सम टाइम तो ये एक ऑन अ लाइटर नोट मैंने एक पोस्ट भी पढ़ा था, देखा था कि अगर बिल गेट्स जो हैं डाइवर्सिफिकेशन ना करता तो इंस्टेड ऑफ बिलियनर वो ट्रिलियनर होता आज. क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का स्टॉक बहुत ऊपर गया है. सो दैट्स ऑन लाइटर नोट. अगर हम डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं तो आज के हालात में अगर हम देखें तो गोल्ड इज मेकिंग न्यू हाइज, और पाकिस्तान में डॉलर हमेशा से फेवरेट रहा है. बहुत सारे लोग कहते हैं कि डॉलर बस लेके रख दें एंड यू डोंट नीड टू इन्वेस्ट इन एनी अदर थिंग. फिर प्रॉपर्टी का देख लें. कल ही मैं एक ट्विटर पे पोस्ट पढ़ रहा था कि बहुत सारे जो टेक स्टार्टअप्स हैं उनके जो बड़े विजनरी फाउंडर्स हैं वो भी जो हैं प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं. तो आपके आपके ख्याल में इन हालात में आ, वो- वो- क्या होनी चाहिए हमारी डाइवर्सिफिकेशन, किस तरह का डाइवर्स पोर्टफोलियो होना चाहिए हमारा? देखिए, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन की इंपॉर्टेंस है अपनी जगह बहरहाल, और डाइवर्सिफिकेशन के रिटर्न्स के एस्पेक्ट से भी फायदा होता है आपको, और मोर इम्पोर्टेंटली रिस्क के एस्पेक्ट से आपको बहुत फायदा होता है कि आप हेज कर लेते हैं अपने आप को. देखिए, अगर हम गोल्ड की बात करें या गोल्ड और डॉलर दोनों की एक साथ ही बात कर लेते हैं, क्योंकि दोनों आई थिंक इक्वली फेवरेट्स हैं हमारे मुल्क के अंदर लोगों के लिए, और इसी तरीके का परसेप्शन पाया जाता है आवाम के अंदर कि ये एक बड़ा ही सेफ और एवर ग्रोइंग एसेट क्लास है, इसके अंदर पैसा रख दिया जाना चाहिए. और उसमें कोई शक नहीं है कि ये एवर ग्रोइंग ही रहता है. बट आई थिंक उसके ग्रो का जो क्वांटम है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना, ताकि फिर आप डिसाइड कर सकें कि इसमें आपको इन्वेस्ट करना है या नहीं करना, और अगर करना है तो कितना पोर्शन रखना है आपको. अगर हम इसका ग्रोथ का परसेंटेज देखें तो हमें ये रियलाइज होगा कि ये इतना भी लुक्रेटिव नहीं है जितना कि आमतौर पे परसीव किया जाता है, और उससे ज़्यादा लुक्रेटिव एसेट क्लासेस मौजूद हैं हमारे पास. अगर हम गोल्ड का रिटर्न देखें तो पिछले 10 सालों के अंदर गोल्ड का एनुअल जो रिटर्न है वो करीब कोई 17-18% के है. लेकिन अगर हम इसको ब्रेक डाउन करें तो हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट एक नतीजा मिलेगा कि इसके अंदर जो गोल्ड का अपना जो रिटर्न है इंटरनेशनल गोल्ड प्राइसेस के हिसाब से वो कोई 6% के करीब है. जबकि उस 18% में से बाकी का जो 12% है वो करेंसी का रिटर्न है जो कि हमें गोल्ड की मद में मिल रहा होता है. तो करेंसी जो कि बहुत ही शार्पली डिवैल्यू हुई है स्पेशली इन द लास्ट 2 ईयर्स, जो कि हमने डिस्कस किया था कि 100% से तकरीबन डिवैल्यू हो गई 150 से 300 के लेवल से, उसने गोल्ड को, उसने डॉलर को एज एन एसेट क्लास बहुत अट्रैक्टिव कर दिया है. अदरवाइज इनका लॉन्ग टर्म रिटर्न्स कोई बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है. सिमिलरली अगर हम डॉलर की भी बात करें तो डॉलर का भी लॉन्ग टर्म जो रिटर्न है वो सालाना कोई 6 से 7% का ही है. अगर हम इस 2 साल की बहुत ही इंटेंस और शार्प डिवैल्यूशन को भी शामिल कर लें इस रिटर्न में, तब भी ये रिटर्न कोई 10% के ही करीब आ जाता है. ये दोनों के दोनों जो रिटर्न है गोल्ड के 5-6% का और डॉलर का 10% का, ये कोई इतना अट्रैक्टिव रिटर्न नहीं है जब हम खास तौर पर कंपेयर करते हैं आजकल के हाई इंटरेस्ट रेट इन्वायरमेंट के अंदर फिक्स्ड इनकम एसेट क्लास के साथ. अगर आज आप 5 साल का एक पीआईबी अपने आप के लिए लॉक कर लेते हैं तो वो आपको इजीली 15 से 16% का रिटर्न दे देगा. अगर आप 3 साल का लॉक करेंगे तो वो आपको 17% के करीब करीब का रिटर्न दे देगा. आई थिंक इन ईदर केसेस यू विल बी बेटर ऑफ इफ यू आर कंपेयरिंग योर रिटर्न फ्रॉम गोल्ड एंड यूएस डॉलर्स, अनलेस अगर आपको यहाँ से दोबारा बहुत शार्प डिवैल्यूएशन नजर आती है तो. प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो प्रॉपर्टी का रिटर्न रिलेटिवली फिर बेहतर है इन दोनों एसेट क्लासेस से. कोई 10 से 13% के करीब प्रॉपर्टी का पिछले 10 सालों का एनुअलाइज रिटर्न रहा है. अगर हम बेस्ट के सिनेरियो की भी बात कर लें तो लेट सपोज अगले 5 साल के अंदर एनुअलाइज 15% का रिटर्न दे देगा अगर आपकी बहुत अच्छी एसेट एलोकेशन रहती है तो. स्टिल 15% का रिटर्न इज नॉट आई थिंक जस्टिफाइंग द रिस्क दैट यू टेक व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग इनटू अ प्रॉपर्टी. बहुत सारे रिस्क होते हैं प्रॉपर्टी के अंदर जब आप इन्वेस्ट करते हैं.
एक तो टिकट साइज बहुत बड़ा होता है, लिक्विड होता है, एसेट क्लास है, फिर रेगुलेटरी इश्यूज भी बहुत सारे इसके अंदर शामिल होते हैं। तो आई थिंक डाइवर्सिफिकेशन की हद तक ठीक है, कुछ पोर्शन गोल्ड में, कुछ पोर्शन डॉलर में होना चाहिए, कुछ पोर्शन प्रॉपर्टी में भी आप रख सकते हैं, लेकिन मेजर पोर्शन आपका जो पोर्टफोलियो का है वो जो कन्वेंशनल फिक्स इनकम एसेट क्लास है इस वक्त आपका वो उसके अंदर रहना चाहिए। और आपका बहुत हद तक एसेट क्लास गिवन योर आपके गोल्स और आपके सर्कमस्टांसेस किस तरीके के हैं, आपके इक्विटी के अंदर पार्क होना चाहिए, क्योंकि इक्विटी आई बिलीव हैज अ पोटेंशियल टू आउट परफॉर्म इवन फिक्स इनकम्स हाई 15-16% रिटर्न इन द नेक्स्ट 3 to 5 years। अच्छा, जब हम पाकिस्तान में देखते हैं आम लोगों को, तो प्रॉपर्टी वो लेते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए होती है, गोल्ड लेते हैं तो वो भी लॉन्ग टर्म के लिए होता है। लेकिन जैसे ही वो इक्विटी मार्केट में आते हैं, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो जो होराइजन होता है वो शॉर्ट टर्म हो जाता है। तो आप ऑडियंस के लिए एक्सप्लेन करेंगे कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है वर्सेस द शॉर्ट टर्म जो ट्रेडिंग होती है? बिल्कुल, आपने बहुत ही अच्छा पॉइंट ये रेज किया है कि जब इक्विटीज की बात आती है तो हमारा होराइजन जो है वो 1 साल या 2 साल ही होता है एज अ लॉन्ग टर्म। और वहाँ पे लॉन्ग टर्म की डेफिनेशन बहुत हमारी चेंज हो जाती है। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का भी एक अपना फायदा है, ऐसी बात नहीं कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग गलत होती है। हमारी स्टॉक मार्केट के अंदर फॉरेक्स की तरह या कमोडिटीज की तरह टेक्निकल बेसिस के ऊपर भी या दूसरे फैक्टर्स के बेसिस के ऊपर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की जा रही होती है। बेसिकली हमारी मार्केट में शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी और फ्लक्चुएशन आती हैं, इनएफिशिएंसीज क्रिएट हो जाती हैं, और वो एक मौका फराहम कर देती हैं शॉर्ट टर्म गेन्स बनाने के लिए। और उनको कैपिटलाइज कर रहे होते हैं ये जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स होते हैं। इनकी इस एक्टिविटी की वजह से जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं उनको भी फायदा हो जाता है कि मार्केट के अंदर हर वक्त एक लिक्विडिटी फराहम कर रहे होते हैं वो। तो उनका एक अपना इंपॉर्टेंट रोल है, उनका एक अपना एक स्टाइल ऑफ इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग है, उससे वो अपना रिटर्न कमाते हैं। और अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करें, जो कि मोर सूटेबल होता है जब आप इक्विटी एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे यूजुअली आपके जो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स है उसको वो बहुत इजीली मीट और सपोर्ट कर पाता है। सेकेंडली उसमें कंपाउंडिंग का एक बड़ा अच्छा इफेक्ट आ जाता है कि जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो फिर आपका डिविडेंड आता है, फिर डिविडेंड भी आप उसमें री इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, या आपको स्टॉक गेन करके बेच देते हैं तो उसका जो गेन जो होता है वो भी आप री इन्वेस्ट करते रहते हैं, तो वो री इन्वेस्टमेंट से जो कंपाउंडिंग का इफेक्ट आता है वो बहुत मैग्नीफाई करना शुरू कर देता है आपके पोर्टफोलियो को। तो आई थिंक ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं। और फिर डे टू डे या वीक ऑन वीक छोटी मोटी जो फ्लक्चुएशंस आ रही होती है, मार्केट में वॉलेटिलिटी आती है, उससे आप लाताल्लुक रहते हैं, उसका स्ट्रेस आपके ऊपर आना नहीं चाहिए और ना ही आता है जब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं। तो आप एक पीसफुल बड़ा पिक्चर देख करके लॉन्ग टर्म होराइजन के साथ इन्वेस्ट करते हैं, और वो आपको लॉन्ग टर्म के अंदर लॉन्ग रन में आउट परफॉर्म करके भी देती है और आपको फाइनेंशियल गोल जो होते हैं वो भी मीट करके देती है। आई बिलीव हमारा जो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस होते हैं इसमें बहुत सारा रोल इमोशंस का भी होता है। सम टाइम जब लोग स्टॉप लॉसेस से नीचे चले जाते हैं तो दे बिकम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। आपके ख्याल में ऑफ कोर्स मार्केट्स को रन भी फियर एंड ग्रीड ही करता है, मार्केट ट्रेंड्स को। तो आपके ख्याल में अगर कुछ आप एग्जांपल्स शेयर कर सकें हमारे साथ के ये इमोशंस जो हैं हमारे, फियर एंड ग्रीड, ये हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को किस तरह इन्फ्लुएंस करते हैं? हाँ जी बिल्कुल, फियर एंड ग्रीड साथ साथ ही चल रहे होते हैं हमारे इन्वेस्टमेंट्स के अंदर। उसमें हो इस तरीके से रहा होता है कि अगर आप देखें पिछले कुछ 5-6 सालों में हमारी इक्विटी मार्केट ने कुछ खास परफॉर्म नहीं किया, फ्लैटिश ही रही एक तरीके से। 40,000 के इंडेक्स लेवल के ऊपर पिछले 2018 से 2023 तक इन्हीं लेवल्स के ऊपर ये होवर अराउंड करती रही है। तो आज से 2 साल पहले 2022 में या 2023 में जब कोई बंदा इन्वेस्ट करने का सोच रहा होता है तो उसको नजर आ भी रहा होता है कि मार्केट बहुत ही अट्रैक्टिव मल्टीपल्स के ऊपर है, डिविडेंड यील्ड वाइज भी बहुत अच्छी है, पर फिर भी वो फियरफुल होता है इन्वेस्ट करने से, क्योंकि वो रीसेंट परफॉर्मेंस को वेट दे करके ये सोचता है कि मैंने देखा है पिछले 2 सालों में 3 सालों में मार्केट परफॉर्म ही नहीं कर पा रही, तो इससे बेहतर है मैं दूसरे एसेट क्लासेस में, फिक्स इनकम में, प्रॉपर्टी में, गोल्ड में, डॉलर में इन्वेस्ट कर लेता हूँ। मार्केट तो चलती नहीं है, नो मैटर वो ये बात जानता भी हो कि ये वैल्यूएशन में कितनी स्ट्रांग है, वो इग्नोर कर देगा। तो फियर जब डोमिनेट करता है आपका और आप रीसेंट परफॉर्मेंस को वेट ज्यादा देते हैं, तो फिर जो रैशनल और फंडामेंटल फैक्टर्स होते हैं कि मार्केट सस्ती है, अट्रैक्टिव है, वैल्यूएशन वाइज अपसाइड बहुत है, आप इन तरह के फैक्टर्स को इग्नोर करके आप उन फैक्टर्स के ऊपर ज्यादा वेट देते हैं जो कि रिलेटिवली इमोशनल होते हैं, इरेशनल होते हैं। और अगर कोई इस फैक्टर की वजह से इन्वेस्ट ना किया होता तो FY 23 में जो अभी पिछले 9 महीने में जो रैली आई है वो मिस करके फिर वो आउट ऑफ ग्रीड भी डिसीजन लिया होगा कुछ लोगों ने।
वो इस तरीके से कि जब 40,000 से इंडेक्स चलना शुरू किया, तो हो सकता है 45,000 पे, 50,000 पे, 55,000 पे किसी लेवल पे आकर के इन्वेस्टर ने सोचा हो कि आउट ऑफ फियर ऑफ मिसिंग आउट जो कहते हैं, फोमो का जो एक फैक्टर कहलाता है, कि मैं अब इन्वेस्ट कर देता हूँ, मेरे पास अब टाइम नहीं है ये देखने का कि वैल्यूएशन कैसी है, कितनी अपसाइड है, कौन सा स्टॉक, कौन सा सेक्टर, बस जो मिल रहा है इस वक्त ले लो, फिर बाद में एनालाइज करते रहेंगे और चीज़ें ढूंढते रहेंगे। तो ये भी एक ऐसा फैक्टर होता है इमोशनल ग्रीड का, कि जहाँ पे आप जो फंडामेंटल्स हैं, जो वैल्यूएशंस के जो एलिमेंट्स हैं, उसको आप कुछ हद तक इग्नोर कर देते हैं और इमोशंस में बह करके आप फैसला कर लेते हैं। कभी ये आपको फायदा भी दे देता है, ज्यादातर ये आपको नुकसान ही दे रहा होता है। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि वी शुड बी इन कॉग्निजेंट ऑफ द फैक्ट कि हमारा ह्यूमन नेचर इस तरीके का है कि फियर और ग्रीड हमारे डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करता है। अगर हम इस बात से अवेयर होंगे, हम इस बात को जानते होंगे, तो हम ज़्यादा बेहतर डिसीजन ले सकेंगे कि हमें कैसे इन चीज़ों को काउंटर करके अपने डिसीजंस को रैशनली फ्रेम करके लेकर के चलना है, बजाय के इमोशंस जो हैं वो डिसीजंस को ड्राइव करें। अली साहब, आपको जी ये जो इंश्योरेंस की प्रोडक्ट्स हैं ये कैसी लगती हैं एज ए सेविंग मनी? अगर मैं देखूं, जो मैंने प्लान लिया था 2007 में, इंश्योरेंस प्लान थे उसमें, लाइफ भी कवर थी, सेविंग भी थी। तो अगर मैं 2007 से 2024 तक देखूं, उसकी जो बोनसेस वगैरह लगे हुए हैं, तो वो तकरीबन को 34% बनता है मुझे, जो प्रीमियम पेड वर्सेस करंट वैल्यू। सो आपको कैसे लगता है ये इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स कैसी होती हैं टू सेव मनी? अ, देखें, बहुत ही अच्छा टूल होता है ये सेविंग करने के लिए, खास तौर पे जब आपके लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स आपको कोई अचीव करने हो। फॉर एग्जांपल, आपने हायर एजुकेशन के लिए पैसे जमा करने हो अपने बच्चों के लिए, या शादी के लिए, या घर के लिए आपको कोई पैसे जोड़ने हो, उम्रा वगैरह पे जाना, तो आई थिंक ये एक अच्छा टूल रहता है। अगर आप देखें आपके पास ऑल्टरनेट क्या है, यूजुअली हम अपने फाइनेंशियल गोल्स मीट करने के लिए जो सेविंग कर रहे होते हैं वो थ्रू बैलेट कम्युनिटी कर रहे होते हैं, जिसको बीसी कहा जाता है बेसिकली। तो वहाँ पे एक आपको एक अच्छा ऑप्शन मिल जाता है कि जहाँ पे आपकी एक डिसिप्लिन तरीके से सेविंग हो जाती है, क्योंकि हर महीने आपको बीसी के मद में पैसे देने पड़ते हैं, और फिर वो आपकी जो भी 2 साल की या 5 साल की होती है, उसके बाद आपको एक अच्छा लमसम पैसा मिल जाता है। सिमिलरली इंश्योरेंस कंपनी भी आप में, जब आप प्रोटेक्शन के लिए आप एक पॉलिसी लेते हैं, तो उसके साथ साथ एक सेविंग का एलिमेंट उसके साथ जुड़ जाता है, जो कि आपके साथ एक डिसिप्लिन सेविंग का एलिमेंट आपके साथ आ जाता है। हमारा एक्चुअली अक्सर मसला ये रहता है कि हमारे पास पैसे खर्च हो जाते हैं, तो कभी कुछ सेव करने के लिए बचता है, कभी कुछ नहीं बचता। लेकिन जब हमारे पास इस तरीके का कोई टूल होता है, तो हमें पता होता है कि हमें इतने पैसे तो देने ही हैं, तो एक फोर्स सेविंग की मद में हमारी एक अच्छी सेविंग और एक एसेट क्रिएट होना शुरू हो जाता है। लेकिन बीसी के केस में ये होता है कि आपको रिटर्न कोई नहीं मिल रहा होता, आपने 5 5 साल में जितना पैसा इन्वेस्ट किया वही प्रिंसिपल आपको वापस मिल जाता है। इंश्योरेंस कंपनीज में उसके बरअक्स आपको एक रिटर्न का एलिमेंट भी मिलता है, एंड मोर इम्पोर्टेंटली एक प्रोटेक्शन तो साथ साथ चल ही रही होती है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और ज़रूरी होती है आपके लिए। तो आई थिंक ये बहुत ही ज़रूरी है इस चीज़ को समझना कि हम अपनी जनरल लाइफ के अंदर जो डिसीजंस ले रहे हैं वो कितने हमारे लिए बेनिफिशियल और रैशनल है। अगर हम जो अपने नॉर्मल हैबिट्स और ट्रेंड्स हैं उससे कंपेयर करें इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स और पॉलिसीज़ को, तो हमें रियलाइज़ होगा कि हम बहुत बेहतर ऑप्शन को मिस आउट कर रहे होते हैं जब हम इंश्योरेंस पॉलिसीज और प्रोडक्ट नहीं ले रहे होते हैं, चाहे वो प्रोटेक्शन के पर्सपेक्टिव से हो, चाहे वो डिसिप्लिनरी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से हो। मैं एक और चीज़ भी देखता हूँ जो कि शायद हमारे जैसे मुल्कों में थोड़ा सा ट्रस्ट डेफिसिट होता है। डेवलप्ड कंट्रीज़ में तो शायद ऐसा नहीं होगा, लेकिन पाकिस्तान जैसे में होता है कि बहुत सारे लोग जब इन्वेस्ट करते हैं इंश्योरेंस के साथ, तो होराइजन 20 साल का, 25 साल का होता है। तो थोड़ा सा उनमें कॉन्फिडेंस लेवल, थोड़ा सा कुछ लोगों में अबिट शेकी होता है कि कैसे ट्रस्ट करें एक इंश्योरेंस कंपनी को, इतने सालों के लिए हम पैसे दे रहे हैं, पता नहीं तब मिलेंगे नहीं मिलेंगे। तो आपके ख्याल में पाकिस्तान में कोई ऐसी रेगुलेटरी चीज़ें हैं या रेगुलेटरी इन्वायरमेंट कैसा है कि हम लोगों को कह सकें कि बिला खौफ व ख़तर आप प्लीज़ इन्वेस्ट करें, बेस्ट प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई करके गो फॉर इट एंड यू विल नॉट रिस्क योर मनी। इस तरह का अगर कोई चीज़ या इंसाइट शेयर कर पाएँ, ताकि जो एक कॉन्फिडेंस लेवल है रिटेल इन्वेस्टर्स का वो थोड़ा सा बढ़े। नहीं, आई थिंक इस पर्सपेक्टिव से तो आवाम को काफ़ी हद तक बेफिक्र और कम्प्लीटली कंफर्टेबल रहना चाहिए, क्योंकि एसईसीपी के अंडर गवर्न हो रही होती है सारी इंश्योरेंस कंपनीज, और इस तरीके की कोई चीज़ हो नहीं सकती। और सेकेंडली, अगर आप इंश्योरेंस कंपनीज को भी देखें, तो ये सारी इंश्योरेंस कंपनीज, चाहे कि
वो गवर्नमेंट इंश्योरेंस कंपनी हो या प्राइवेट सेक्टर की इंश्योरेंस कंपनी हो, मोस्टली काफ़ी पुरानी और काफ़ी स्टेबल और बड़ी कंपनीज हैं। मैं अगर सिर्फ हमारी अपनी ईएफयू कंपनी की बात करूं तो अप्रॉक्स 200 बिलियन रुपीस के एसेट अंडर मैनेजमेंट है। इट्स नॉट अ स्मॉल कंपनी। 1932 में सबसे पहले इसका फाउंडेशन रखी गई थी, जब पाकिस्तान भी नहीं था, जब जॉइंट इंडिया था। तो इट्स वन ऑफ द वेरी ओल्डेस्ट एंड फर्स्ट कंपनीज। तो काफ़ी लॉन्ग और काफ़ी स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री है कंपनी की, काफ़ी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल मसल्स हैं। और फिर एक एससीसीपी की एक काफ़ी रिलायबल रेगुलेटरी गवर्निंग बॉडी है, तो जो कि काफ़ी कंफर्ट देना चाहिए किसी भी पॉलिसी होल्डर को, पोटेंशियल पॉलिसी होल्डर को, कि जो पॉलिसी ले रहा हो कि इस चीज़ से बेफिक्र रहे कि अगर मैं 10 15 या 20 साल की कोई पॉलिसी लेता हूँ तो पता नहीं 20 साल के बाद वो मुझे पैसे मिले या ना मिले। इस चीज़ से बिल्कुल बेफिक्र रहना चाहिए। ये मेरा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। नॉर्मली सेकंड लास्ट क्वेश्चन होता है अबाउट मार्केट, कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन से सेक्टर अच्छे हैं, कौन से स्टॉक्स, बट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दोज क्वेश्चन। सो यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा कि आपकी अगर कोई एक एडवाइस देना चाहें टू यंग जनरेशन इन पाकिस्तान रिलेटेड टू इन्वेस्टिंग, वो क्या होगी आपकी एडवाइस? आई थिंक इन्वेस्टमेंट्स के लिए यंग जनरेशन को अगर मैं कोई एडवाइस देना चाहूँ, क्योंकि काफ़ी सारी हमने पीछे बात की कि कैसे रैशनल इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और अपने बायसेस को साइड पे रखना चाहिए, एसेट एलोकेशन अपने सर्कमस्टांसेस और एज की वजह से कैसे रखनी चाहिए। लेकिन अगर मैं पर्टिकुलरली यंग जनरेशन के हिसाब से बात करूँ तो आई थिंक इन्वेस्टमेंट्स के लिए हमारे कुछ इन्वेस्टमेंट गुरुज हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट फ़िलासफ़ी को समझना और पढ़ना जो है वो काफ़ी बेनिफिशियल रह सकता है। उनकी बुक्स को पढ़ना, जैसे कि वॉरेन बुफे की बुक है, जैसे कि इंटेलिजेंट इन्वेस्टमेंट एक बुक है। इस तरह की कुछ बुक्स हैं जो कि काफ़ी हाईली रिकमेंडेड रहती हैं अगर आपको इन्वेस्टमेंट्स के बारे में कुछ समझना है और सीखना है, तो आप वहाँ से सीख सकते हैं। सेकेंडली अगर मैं कंपाउंडिंग के हवाले से कुछ बताना चाहूँ तो वो एक बहुत ही अच्छी टिप रह सकती है किसी भी यंग इन्वेस्टर के लिए पर्टिकुलरली, कि इन्वेस्ट एंड सेव एज अर्ली एज पॉसिबल इन योर प्रोफेशनल करियर। जितना जल्दी आप अपने लाइफ के स्टेज में इन्वेस्ट और सेव करना शुरू करेंगे, उतना ही जल्दी आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर पाएंगे। और आप देखेंगे कि कंपाउंडिंग कैसे मैजिकली आपके पैसे को बहुत जल्दी डबल और ट्रिपल करना शुरू कर देगा। उसकी एक एग्जांपल इस तरीके से हम देख सकते हैं कि अगर हम दो केसेस देखें अलग अलग कंपाउंडिंग के हिसाब से, कि एक शख्स है, लेट सपोज अहमद, वो इन्वेस्ट करना शुरू करता है एट द एज ऑफ 30, हर साल 50,000 रुपये, और अगले 20 साल तक वो इन्वेस्ट करता रहता है। तो तकरीबन वो 1 मिलियन यानी 10 लाख रुपए अगले 20 साल में इन्वेस्ट कर लेगा। उसका एक रिटर्न बनता रहेगा कि वो हर साल जब वो इन्वेस्ट कर रहा है तो उसके ऊपर 10% का रिटर्न उसको मिलता है, फॉर एग्जाम्पल। दूसरी तरफ एक और शख्स है बिलाल, वो शुरू के 10 साल इन्वेस्ट नहीं करता, वो फिर 40 ईयर पे आकर के रियलाइज करता है कि आई मिस्ड आउट अलॉट, चलो अब मैं पिछले पूरे 10 साल की एक साथ इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ जो कि बनती है 5 लाख रुपए। और यहाँ से जो 10 साल है मैं वहाँ से अब 50-50 हज़ार रुपये इन्वेस्ट करना शुरू कर देता हूँ। तो वो जो बिलाल है, वो उस पिछले 10 साल को ऑफसेट नहीं कर पाएगा इस स्ट्रेटजी करने के बावजूद कि वो एक साथ 5 लाख इन्वेस्ट कर दे, क्योंकि वो जो अहमद है उसको कंपाउंडिंग का इफेक्ट ऐसा होगा कि वो उसको बहुत बाय फार बीट कर देगा, इतने बड़े मार्जिन से बीट कर देगा कि अब अगर बिलाल जो है वो 40th ईयर पे आकर के 5 लाख इन्वेस्ट करने के बाद सालाना इन्वेस्टमेंट का अमाउंट डबल भी कर दे, यानी कि वो 1 लाख भी कर दे, तब भी बीट नहीं कर सकता। दैट इज द पावर एंड मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग, कि अली जो अहमद जो है वो उस केस में बिलाल को आउट परफॉर्म ही करता रहेगा एट द 50th ईयर, डिस्पाइट के बिलाल अपनी सालाना सेविंग को डबल कर दे, 50,000 से बढ़ा करके 1 लाख कर दे। तो इन्वेस्ट एज अर्ली एज पॉसिबल इन योर करियर। और ये जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हैं इनमें तो एक ऑप्शन भी होती है, जैसे कि मैंने जितनी मेरी सैलरी थी उस हिसाब से इन्वेस्ट कर दिया, जैसे जैसे मेरी सैलरी बढ़ती गई तो वो मैंने टॉप अप भी कर दिए थे प्रीवियस। तो अगर इकोनॉमिक सिचुएशन थोड़ी सी बेटर होती है तो उनको भी हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो मेरा आखिरी क्वेश्चन है आपसे, जो लोग कैपिटल मार्केट्स को पसंद करते हैं, जो कि एस्पायरेंट हैं टू बिकम मे बी रिसर्च एनालिस्ट, आपकी क्या एडवाइस होगी? हाउ अ यंग ऑफ टुडे बिकम अली अतर ऑफ टुमारो? आई थिंक
सिर्फ कैपिटल मार्केट या इन्वेस्टमेंट फील्ड के लिए नहीं, किसी भी फील्ड के लिए आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि वो गेज करे कि उसका इंटरेस्ट, उसकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स, उसकी अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस उस करियर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलाइंड हैं कि नहीं है। अगर चेक उसको लगता है कि वो सब अलाइंड है, उसका एक पर्सनैलिटी में एलिमेंट ऑफ क्यूरोसिटी है, ही लाइक्स टू रिसर्च, ही लाइक्स टू आस्क क्वेश्चंस एंड ट्राई टू फाइंड आंसर्स अबाउट द थिंग्स, तो उसके अंदर एक रिसर्च की जॉब करने वाला एक एलिमेंट तो मौजूद है। इफ़ ही इज़ गुड विद नंबर्स, वो नंबर्स को अच्छी तरीके से कॉम्प्रिहेंड करके एक स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं, तो वो फील्ड अपेरेंटली उसके लिए एक चेक है कि ये उसमें आ सकते हैं। देन आई थिंक इंटर्नशिप एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल होता है, बहुत ही ज़रूरी चीज़ होती है सीखने के लिए, कि आप प्रोफेशनली उस इन्वायरमेंट में अपने आप को रख करके देखें, आप बेहतर करीब से उस जॉब की नेचर और रिक्वायरमेंट को समझें, और फिर अपने आप पे ऊपर वो रिफ्लेक्ट करके देखें कि आपकी पर्सनैलिटी से वो मैच कर रही है कि नहीं। अगर ये सब चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं तो आई थिंक यू आर वेल सूटेड फॉर दिस जॉब। फिर आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपने आप को इसी फील्ड के अंदर मज़ीद एक्सेल करने के लिए विद इन योर ग्रेजुएशन ही पीरियड आप अपने आप को रेडी करें। आप पॉलिटिकली अपने आप को ज़्यादा अवेयर करना शुरू कर दें, चाहे वो ग्लोबल पॉलिटिक्स हो चाहे वो लोकल हो। आप इकोनॉमिकली नंबर्स पे, न्यूज़ पे, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पे अपने आप को वेल अवेयर रखना शुरू कर दें कि ग्लोबली इस वक्त इकोनॉमी किस तरीके से चल रही है, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट थीम्स कैसी चल रही हैं, पाकिस्तान में किस तरीके की इकोनॉमी मूव कर रही है। देन यू शुड ऑल्सो स्टार्ट परसुइंग एंड कंसिडरिंग टेकिंग दी टेक्निकल कोर्सेज, जैसे कि CFA का कोर्स बहुत ज़्यादा रेलिवेंट और इम्पोर्टेंट होता है अगर आप इन्वेस्टमेंट फील्ड में अपने करियर बनाना चाह रहे हैं। तो आई थिंक ये कुछ चीज़ें हैं जिसके ऊपर अगर आप अपना काम करें तो आप काफ़ी सक्सेसफुली ब्रेक थ्रू कर सकेंगे इन्वेस्टमेंट्स के करियर के अंदर, और फिर इवेंचुअली फिर आप बहुत अच्छे से एक्सेल भी कर जाएंगे। अली साहब, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। आई ट्रूली लव्ड आवर कन्वर्सेशन। और मेरा ख्याल है आई वुड बी वेरी ग्रेटफुल अगर आप एक दफ़ा फिर मौका दें, टाइम दें किसी दिन, तो वी विल जस्ट फोकस ऑन इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजीज, साइकोलॉजी एंड ऑल अबाउट इन्वेस्टमेंट, बिल्डिंग पोर्टफोलियो, एसेट एलोकेशन, साइकोलॉजी, ऑल अबाउट इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजीज। तो मुझे लगा कि आई ट्रूली लर्न अ लॉट फ्रॉम योर इनसाइट्स, और हमारे ऑडियंस के लिए भी ये एक बहुत अच्छा मौका होगा अगर एक दफ़ा फिर आपसे फोकस्ड कन्वर्सेशन की जाए, मे बी इन कपल ऑफ वीक्स, नो रश। डेफिनेटली, आई एम ट्रूली ऑनर्ड एंड इट्स टोटली माय प्लेजर। अगर मेरे ज़रिए आवाम का किसी तरीके से कोई फ़ायदा हो सकता हो तो आई बी मोर देन हैप्पी। थैंक यू अली साहब। थैंक यू सो मच। नाइस टॉकिंग।